अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम अपना नया चैप्टर डेप्रिसिएशन आईकॉम पार्ट 2 उसका फर्स्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर उसका इंट्रोडक्शन का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा हम कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीड फॉर डेप्रिसिएशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डेप्रिसिएशन। ये वो 5 टॉपिक्स हैं जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिक्स एसेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी आप आईकॉम पार्ट 1 में अपने एसेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे। एसेट्स बेसिकली पर्सनल पोजेशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिज़नेस की मलकियत में होती हैं, उनको एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक उसमें करंट एसेट्स आते हैं, दूसरे उसमें फिक्स एसेट्स आते हैं। जो करंट एसेट्स होते हैं बेटा वो बेसिकली बिज़नेस के जिसे हम कहते हैं कि जिनको ईजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो बार बार हमारे बिज़नेस में आते रहते हैं, यानी वो सर्कुलेट करते रहते हैं। और जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। करंट एसेट बेसिकली शॉर्ट टर्म होते हैं और फिक्स एसेट जो होते हैं वो बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो बिज़नेस में लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जितने जो फिक्स एसेट्स होती हैं उसके आगे से फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है फिक्स टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद है फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स। जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी ऐसे एसेट्स जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिज़िकली वो मौजूद होते हैं। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सारे के सारा, और भी इससे अलावा भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे आपके फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो ये बिज़नेस में जब भी आप इनको परचेज़ करते हैं, तो बिल्डिंग को परचेज़ करते हैं तो आप बिज़नेस को जो बिल्डिंग परचेज़ करते हैं बिज़नेस के लिए वो लॉन्ग टर्म परचेज़ करते हैं। ये नहीं कि डेली की डेली आप बिल्डिंग परचेज़ करते होंगे। आपने एक दफ़ा जो बिल्डिंग परचेज़ कर ली उसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं और बिज़नेस के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से प्लांट होता है, मशीनरी होता है, फर्नीचर होता है। तो ये बेसिकली आपके फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं। उसके बाद बेटा फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी ऐसे एसेट्स जो कि होते तो फिक्स्ड हैं, ये भी बिज़नेस में लॉन्ग टर्म ही चलते हैं आपके लिए, आपके बिज़नेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लेकिन ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, बल्कि ये बिल्डिंग की तरह आपको नज़र नहीं आते। जैसे कि कॉपीराइट्स, आपने अगर कोई बुक राइट की है तो उसके जितने भी राइट्स हैं वो आप अगर बुक के राइटर हैं तो वो आपकी मलकियत है। तो वो जब भी पब्लिश होगी उसकी जितनी भी अर्निंग होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉपीराइट्स है। ये बेसिकली कोई कॉपीराइट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपका अर्निंग का सोर्स है। इसी तरीके से पेटेंट राइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ये सारे के सारे फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो आस्ता आस्ता अपनी जो वैल्यू होती है वो उसमें कमी आती जाती है, उनकी वैल्यू में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सपोज़ करें कि एक मशीनरी ख़रीदी है, आपने उसे परचेज़ किया है 2001 में, आपने उसे 1 लाख में परचेज़ किया। अब 1 लाख में उसे परचेज़ किया और उसको आपने 10 साल इस्तेमाल किया। बेटा 10 साल इस्तेमाल करने के बाद वो मशीनरी 1 लाख की रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसको आपने इस्तेमाल किया, बाकायदा यूज़ किया। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट कोई और होगी, लेकिन अगर आप उसको कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी वैल्यू या कीमत लगवाएंगे किसी भी शॉप से तो उसकी वैल्यू में कमी आ चुकी होगी। अब उस कमी को बेटा डेप्रिसिएशन कहते हैं। उस कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं बिज़नेस के अंदर, उनको जैसे जैसे ही आप इस्तेमाल करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में भी कमी आती है।
जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो वैल्यू में कमी आएगी उसको डेप्रिसिएशन की बजाय अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। ये आपसे पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या आया डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में, कि डेप्रिसिएशन होती है फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आने को, यानी जैसे जैसे आप फिक्स टेंजिबल एसेट्स को इस्तेमाल करते जाते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जितने भी फिक्स इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको जब आप इस्तेमाल करते हैं या उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये तो आपने बेसिक डिफरेंस डिस्कस कर लिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। अब एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है वो डेप्रिसिएशन पर है, अमोर्टाइजेशन पर नहीं है। हमने डेप्रिसिएशन को फर्दर डिस्कस करना है। तो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। अब नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है जब भी आपको एक्सपेंस करते हैं उसमें कैश इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग का रेंट पे किया, ये एक्सपेंस है। बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स जिसे कहते हैं, वो मैंने पे किए। उसमें जब भी वो पे करते हैं तो आपके पास से कैश जाता है, कैश डिक्रीज होता है, तो उसको हम कैश एक्सपेंसेस का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन जब डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस है लेकिन डेप्रिसिएशन में कैश में कमी नहीं आती, कैश इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उस एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही होती है, इसलिए इसको नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम देते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब बेटा ये है कि आपने किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स को जब इस्तेमाल करना है तो उसको कम से कम 1 साल इस्तेमाल करने के बाद साल के एंड पे आपने उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसे जनवरी में परचेज किया तो बेटा दिसंबर में जाके आपने उसकी डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को जाके उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा फिक्स एसेट है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स है जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं होती, कमी नहीं होती जब उसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है। वो आपका एसेट है लैंड। लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट, यानी ज़मीन एक ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाला फिक्स एसेट है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत में, कदर कीमत में इजाफा होता है, ना कि कमी आती है। इसलिए लैंड को हम डेप्रिसिएबल एसेट नहीं बोलेंगे। बेटा ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस करना है अपना सेकंड टॉपिक, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन की वजूहात क्या हैं? अब 2 तरह की इसकी वजूहात हैं, एक इंटरनल कॉजेज और एक एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज का मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन जब भी होती है किसी भी एसेट में, वो बेसिकली उसकी इंटरनल रीजंस की, यानी उसके अंदरूनी कुछ ऐसी वजूहात होती हैं उस फिजिकल एसेट के अंदर जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई। और एक्सटर्नल कॉजेज यानी डेप्रिसिएशन कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल रीजंस, यानी कि डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट में कमी आने की वजह उसकी इंटरनल के साथ साथ बल्कि कोई बैरूनी हालात भी हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इंटरनल कॉजेज को देखते हैं। इंटरनल कॉजेज में बेटा वियर एंड टियर और डिप्लेशन। अब वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर बेसिकली फिजिकल डिटोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी अगर आप बाइक इस्तेमाल करते हैं या कोई मशीनरी इस्तेमाल करते हैं बेटा, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी मेंटेनेंस टूट फूट होती है, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस का खास क्या रखना पड़ता है, यानी मशीनरी क्या हो जाती है, घिसना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने नई खरीदी थी वो बिल्कुल ठीक थी, इस्तेमाल करने के साथ साथ उस मशीनरी में क्या आना शुरू हो गई, कुछ टूट फूट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो वो जो जिसे हम मेंटेनेंस के चार्जेस बोलेंगे, जब वो टूट फूट होना शुरू हो जाती है तो बेटा उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन होती है, उसकी वजह से भी वैल्यू कम होती है। अब ये जो टूट फूट हो रही है ये उस मशीनरी के यानी उस एसेट के अंदरूनी वजूहात है, इसलिए हम इसे इंटरनल कॉज का नाम देते हैं। उसके बाद आता है बेटा डिप्लेशन, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन माइंस एंड फॉरेस्ट। बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, बेसिकली रिसोर्सेज को ही एसेट्स बोला जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज वो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं,
ठीक है, मादनिया जिसे हम कहते हैं और जंगलात हैं, ये भी बिजनेस, ये भी एसेट्स हैं, ये अभी हमारे मुल्क के एसेट्स हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन और डिप्लेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम डिप्लेशन बेसिकली कहते हैं कि जब आप उन एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वैल्यू की बजाय उनकी क्वांटिटी में कमी आना शुरू हो जाती है। जंगलात को काटते जाएंगे तो उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप सपोज करें कि एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर खियोड़ा का माइन है जो नमक की कान है। बेटा हम जब तक उसको अंदर से नमक निकालते जाएंगे अब उसकी वैल्यू में नहीं बल्कि उसकी क्वांटिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी और एक टाइम होगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिप्लेशन। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। ये भी अंदरूनी वजूहात है, यानी इंटरनल कॉजेज़ दो तरह की होती हैं, एक वियर एंड टियर की सूरत में और एक डिप्लेशन की सूरत में। और एक बात याद रखिएगा बेटा, डिप्लेशन में जो होते हैं ना वो वेस्टिंग एसेट्स पर होते हैं। अब वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा एक्सटर्नल कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ में ऑब्सोलिसेंस, इफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है नाकारा हो जाना। The decrease in the value of assets due to new invention, change in habit, improvements। आपने नोट किया होगा कि आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, नए से नई चीज़ों के मॉडल्स, नई से नई एडवांसमेंट आती जा रही है। अब मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, आपने नोट किया होगा जो सबसे पहले नोकिया कंपनी का मोबाइल आ रहा था, अब उसकी रिप्लेसमेंट में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, टच स्क्रीन मोबाइल आना शुरू हो गए। तो पुराने मोबाइलों की, पुराने जितने भी मोबाइल्स हैं उनकी वैल्यू में क्या आना शुरू होगी? कमी आना शुरू होगी। तो क्या हुआ कि बैरूनी हालात, लोगों के टेस्ट चेंज होना शुरू हो गए, नई नई इन्वेंशन होना शुरू हो गई और उनकी हैबिट्स और इन्वेंशन की वजह से पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। तो ये अब इंटरनल कोई रीज़न नहीं है, ये एक्सटर्नल रीज़न है जिसकी वजह से भी उस एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है। इसको हम ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। उसके बाद फ्लेक्स ऑफ टाइम। सम एसेट्स डिमिनिश इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ द शेयर पैसेज ऑफ टाइम इवन दो दे आर नॉट यूज्ड। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं भी करते फिर भी उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ। यानी उसके ऊपर कुछ वेदर कंडीशंस, ऐसे हालात हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जो कालाबाग डैम बनाने जा रहे थे वहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पर वो डैम बनाने के लिए पूरी जो उसकी मशीनरी थी वो उस साइट पर भिजवा दी गई। अब वो मशीनरी ज़ाहिर बात है आपका फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है, लेकिन वो डैम नहीं बन पाया जिसकी वजह से वो मशीनरी वहीं पे पड़ी रही और वो इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वो वैसी की वैसी उसके ऊपर वेदर कंडीशन, वक्त गुजरने के साथ साथ वो मशीनरी क्या हो गई? उसकी वैल्यू में कमी आ गई। यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते उनकी वैल्यू में क्या होना शुरू होगी? कमी। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्स ऑफ टाइम। तो ये भी एक एक्सटर्नल रीजंस है डेप्रिसिएशन की। थर्ड वन इज एक्सीडेंट। एसेट्स मे बी डिस्ट्रॉयड बाय abnormal रीजंस सच एज फायर, फ्लड एंड अर्थक्वेक। कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं अगर हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपके पास एक गाड़ी है, आपकी बिज़नेस की एक व्हीकल है, आप उस बिज़नेस पर्पज़ के लिए कहीं जा रहे हैं और रास्ते में खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो बेटा उस एक्सीडेंट की वजह से भी उस एसेट्स यानी उस व्हीकल की वैल्यू में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये भी बेटा कोई इंटरनल रीज़न नहीं है बल्कि ये एक्सटर्नल। खुदा न खासा अर्थक्वेक आ जाता है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो उससे क्या हो जाती है? उन एसेट्स की वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी। तो ये भी अब नॉर्मल रीजंस है, ठीक है, ये एक्सटर्नल कॉजेज हैं। तो बेटा ये कुछ आपकी कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन की, जिसमें हमने इंटरनल रीजंस, इंटरनल कॉजेज को भी पढ़ा और एक्सटर्नल कॉजेज को भी पढ़ा, ठीक है। ये आपका सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड टॉपिक है नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन की प्रोविजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस और एक्सपेंस। आपको पता है डेप्रिसिएशन जो होता है वो बिजनेस का एक लॉस होता है या एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन मस्ट बी कंसिडर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बेटा अगर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, फाइंड ही नहीं करेंगे, तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस भी सही नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस को उसी वक्त ठीक आता है ना जब बिजनेस के तमाम एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस हो चुके हो। तो आपको एक पता है कि डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक लॉस है और एक्सपेंस है, और अगर हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ठीक आएगा? कभी भी नहीं। इसलिए हमें इसे कैलकुलेट करना, इसकी प्रोविजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकेंड वन, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस डेप्रिसिएशन मस्ट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स।
बेटा जो भी चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, वो किसी फैक्ट्री के अंदर किसी मशीनरी के थ्रू, तो डेप्रिसिएशन जो होती है, ज़ाहिर बात है जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं उसको उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि उस मशीनरी को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो वो उसकी डेप्रिसिएशन जो उस एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है ना, वो एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आपने बनाया उस मशीनरी के थ्रू, उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी शोन लेस देन द ट्रू कॉस्ट। अगर हम उसको मेंशन नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी कॉस्ट कम शो होगी, और जब कॉस्ट कम शो होगी तो ऑब्वियसली उसकी सेल्स प्राइस भी आप कम रखेंगे, आपका प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड वन इज ट्रू वैल्यूएशन ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सारी बात है, जब एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जब उसको इस्तेमाल करेंगे। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी शोन इन द बुक्स एट हायर देन इट्स ट्रू वैल्यू। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम उस एसेट्स की वैल्यू को लिखेंगे तो वो हायर वैल्यू शो हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का एक एसेट खरीदा 2001 में, अब 2001 में 1 लाख का है तो 2002 में वो 1 लाख का नहीं होगा, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। 2003 में वो 1 लाख का नहीं होगा, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। 2003 में वो 1 लाख का नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से माइनस नहीं करेंगे एसेट्स में से, तो हमेशा वो एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हायर वैल्यू में शो होगा, जो कि गलत होगा। हालांकि उसकी वैल्यू ओरिजिनल में उस वक्त ऐसी इतनी नहीं होगी जितनी आप शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। After some times, an assets will be completely exhausted on account of use. Sometime ऐसा होता है कि आपको पता है कि जितने भी एसेट्स हैं वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं होते। आप जब उनको इस्तेमाल करते जाते हैं तो आस्ता आस्ता वो ख़राब भी होते जाते हैं, एक टाइम आता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अपनी चाहे वो 10 साल चलें, 20 साल चलें, लेकिन एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, बाइक की एग्जांपल ले लें, कार की एग्जांपल ले लें, ये एक ना एक दिन इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। इफ़ a new asset must be purchased requiring a large sum of money, amount of will be charged from profit। तो सारी बात है, जब आपने उस एसेट ने ख़त्म हो जाना है तो फिर आपको उसकी जगह एक नया एसेट खरीदना पड़ेगा अपने उसी बिज़नेस को कैरी करने के लिए। तो इसलिए फिर हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट प्रॉफिट में से चार्ज करनी पड़ती है। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें प्रोविज़न बनानी चाहिए अपने नए एसेट खरीदने के लिए। प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉफिट में से हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट को सेपरेट रखते जाना है। अब वो हर साल जब आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट को सेपरेट रखते जाएंगे, वो प्रोविज़न बनाते जाएंगे, तो जैसे ही वो एसेट ख़त्म होगा आपके पास उतनी ही वैल्यू फिर जमा हो चुकी होगी नया एसेट खरीदने के लिए। अगर आप वो प्रोविज़न नहीं बनाएंगे तो फिर आपको जब वो एसेट ख़त्म होगा तो एकदम अचानक से लमसम आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है जो आप अपने प्रॉफिट से निकालेंगे। वो सम टाइम होता है कि ना निकल पाए, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए हमें सेपरेट थोड़ी थोड़ी अमाउंट, जितनी डेप्रिसिएशन होगी उतनी अमाउंट प्रोविज़न में रख लें, यानी जितनी कम हुई उतनी आपने प्रॉफिट में से हर साल निकाल ली। तो जैसे ही उतने एसेट, जितने साल वो एसेट इस्तेमाल हुआ उतने साल वो अमाउंट भी जमा होती गई। तो जैसे ही आपने उस एसेट को बेच दिया तो आपके पास एक नए एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। उस वैल्यू से, उस प्राइस से आप नया एसेट खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है कीपिंग कैपिटल इंटैक्ट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बाइंग एज एसेट। जारी बात है, ऑनर जो इन्वेस्टमेंट करता है, आपने आईकॉम पार्ट 1 में सुना, आपने इसकी बल्कि एंट्री भी पास की होगी, इसको प्रैक्टिकली किया होगा कि ऑनर सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे कैपिटल कहता है, और इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में करता है, वो एसेट की फॉर्म में करता है। ग्रेजुअली डिमिनिशिंग ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब उस एसेट की वैल्यू कम होगी ऑटोमेटिकली कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर, अगर हम वो लॉस डेप्रिसिएशन का कंसिडर नहीं करेंगे इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए साल के एंड पे प्रॉफिट विल बी शोन मोर, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यानी डेप्रिसिएशन तो लॉस है, वो लॉस मेंशन ही नहीं किया तो प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप माइनस किया होगा तो प्रॉफिट उतना ही शो होगा जितना एक्चुअल है। अगर आपने वो डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट की, उसको माइनस नहीं किया, तो प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है डेप्रिसिएशन करने के लिए और डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न बनाने के लिए। उसके बाद लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बेटा।
कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसके अकॉर्डिंग फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कंपलसरी है, ये लॉ के तहत भी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की खुसूसियात, सबसे पहले बेटा डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन केस ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट, ये हमें पहले ही पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है डेप्रिसिएशन कॉजेज परपेचुअल ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये भी हमें डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूस वैल्यू में कमी आती है लगातार। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकर्स टिल द लास्ट डे ऑफ द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट, डेप्रिसिएशन तब तक कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक उस एसेट की वर्किंग लाइफ एंड नहीं हो जाती। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ एसेट, जाहिर बात है एसेट को जब इस्तेमाल करेंगे तभी उसकी डेप्रिसिएशन होगी। इन सर्टन केसेस हाउएवर मे अकर इवन इफ द एसेट्स आर नॉट यूज, हाँ कुछ समटाइम ऐसा भी होता है कि आप एसेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ गई, जैसे कि हमने कॉजेज में, एक्सटर्नल कॉजेज में फ्लेक्स ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, इसलिए उस साल जिस साल की आप डेप्रिसिएशन लेंगे उस साल के रेवेन्यू में से उसको मैच करेंगे, माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन का फ्लक्चुएशन से कोई कंसर्न नहीं है। फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी, प्राइस जो उसकी सेल प्राइस कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। एसेट्स की वैल्यू उस वक्त कम नहीं हो रही बल्कि उसकी प्राइस, कीमत में इजाफा आई, महंगाई हो गई, कभी चीज़ें सस्ती हो गई। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक फ्लक्चुएशन से बिल्कुल नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर्स कैन नॉट बी डिटरमाइन प्रिसाइजली, हाँ डेप्रिसिएशन हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू कैलकुलेट, ये एक अंदाज़ा होता है, इट हैज़ टू बी एस्टिमेटेड, ये अंदाजे से कैलकुलेट की जाती है। इन सर्टन केसेस कुछ केसेस ऐसे होते हैं हाउएवर इट मे बी सर्टेन एग्जैक्टली भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये अमोर्टाइजेशन में होता है, यानी पेटेंट राइट्स और कॉपीराइट्स को कैलकुलेट करते वक्त। उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन जो होती है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएबल एसेट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होती। अब डेप्रिसिएबल वैल्यू कौन सी होती है, यानी जो भी एसेट होता है उसकी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं। स्क्रैप वैल्यू बेटा वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे आप एसेट को उसकी वर्किंग लाइफ एंड होने के बाद सेल करते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये थी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हमने बेटा डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका रेट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेटा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स मार्केट प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट्स टू द साइट। बेटा किसी भी एसेट की कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे मार्केट में जाके 1 लाख रुपए का ख़रीद लिया शॉप से, आपने मार्केट में गया मशीनरी आपने ख़रीदी, उसने कहा जी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपया उसकी मार्केट प्राइस है। अब आपने उसको किसी दूसरे शहर से ख़रीदा है, जब वो दूसरे शहर से आप अपनी फैक्ट्री में लेके आएंगे तो बेटा उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी होगी, वो भी आपने उसके अंदर ऐड करनी है। फिर जब आपने उस मशीनरी को इंस्टॉल करना है अपनी फैक्ट्री के अंदर तो जाहिर बात है वो किसी इंजीनियर को बुला के इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो भी अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, तो वो भी उस मशीनरी की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट को सिर्फ ख़रीदना ही आपकी कॉस्ट नहीं होती, बल्कि उसको एग्जैक्ट वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको इंस्टॉल करने के, उसको कैरी करने के सारे बिजनेस की कॉस्ट उस एसेट की कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट होता है। सेकंड है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो आप अंदाज़ा लगाते हैं ये एसेट कितने साल हमारे साथ चलेगा, हमें वर्किंग देगा। वर्किंग लाइफ मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द एसेट विल हेल्प अर्निंग इनकम ऑफ द बिजनेस, कि ये एसेट हमें बिजनेस में कितने साल तक अर्निंग देगा। 2 पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए वर्किंग लाइफ के ऊपर। एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ यूज़, कि अगर उस बिजनेस उस एसेट जिसको आप लेकर आए अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वर्किंग लाइफ कम होगी। सेकंड ऑब्सोलिसेंस, अगर वो नकारा जल्दी हो जाती है तो तब भी उसकी डेप्रिसिएशन यानी वो इसका एस्टिमेटेड लाइफ कम होगी। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सपोज करें बेटा एक गाड़ी खरीदी है, अब
व्हीकल, कार खरीदी है, अगर आपने उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए ख़रीदा है, खुद इस्तेमाल करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप खुद उसे ड्राइव करेंगे, खुद उसे चलाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे, तो उसकी वर्किंग लाइफ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर करेंगे। लेकिन अगर आपने वही कार आपने कमर्शियल पर्पस के लिए ख़रीद ली, मतलब उसको ऊबर या क्रीम पे चलाने के लिए ख़रीद लिया और किसी ड्राइवर को रख लिया, तो बेटा उसकी जो वर्किंग लाइफ होगी, उसकी लाइफ जो होगी वो कम होगी। क्यों? कमर्शियल पर्पस के लिए वो यूज़ करेगा, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स जो आके बैठेंगे, ड्राइवर प्रॉपरली केयर नहीं करेगा, जो आपकी चीज़, जो आप अपनी चीज़ की केयर कर सकते वो ड्राइवर नहीं कर सकता। यानी कमर्शियल पर्पस के लिए करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए डिपेंड करता है कि आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उसकी वर्किंग लाइफ का पता चलता है। थर्ड वन इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने डेप्रिसिएबल कॉस्ट पढ़ा था पीछे, उसमें से मैंने आपको डिस्कस किया था। स्क्रैप वैल्यू मीन्स द प्राइस एट विच एज एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। कि एक एसेट जब अपनी वर्किंग लाइफ एंड कर देता है, ख़त्म हो जाती है उसकी वर्किंग लाइफ, आप उसको फिर स्क्रैप में बेच देते हैं। जिस वैल्यू पे आप उसे बेचेंगे उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। इसको हम ब्रेकअप वैल्यू का नाम भी देते हैं, रेजिड्यूल वैल्यू का नाम भी देते हैं और सैल्वेज वैल्यू का नाम भी देते हैं। तो बेटा ये थे फैक्टर्स जो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम असरअंदाज होंगे। तो आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको इसके मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।